हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री क्या होती है। हम लोगों का टॉपिक था रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री और मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री में एक्चुअल में हम लोग जो भी स्पीसीज होती हैं उनके मास के बारे में, उनके मोल्स के बारे में या उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में या उनके अमाउंट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। और उसमें एक एक करके हमने आपको पहले बताया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। फिर इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। फिर इसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने की थी। आज हम लोग इन सारी चीज़ों के हेल्प से इंटरप्रिटेशन करने जा रहे हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो उसको कैसे इंटरप्रीट करते हैं, क्या उसमें हमको समझ में आता है किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के, और फिर जो कुछ हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के समझ में आता है उससे हम लोग क्या क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ी थी तो उसमें कहा था हमने कि विद द हेल्प ऑफ, हम लोग ये बात कर चुके हैं कि with the help of balance chemical equation we can interpret अमाउंट या इंटरप्रेट क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अगर आपके सामने कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी है तो उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी क्वांटिटी के बारे में आप इंटरप्रीट कर सकते हो। यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। कैसे करते हैं यही चीज़ हमको देखना है। ठीक है, सपोज करो कि हमारे पास कोई एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, हाइपोथेटिकल है ये, हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेके चल रहे हैं और इस हाइपोथेटिकल रिएक्शन में मान लीजिए कि रिएक्टेंट ए है, इसके दो मॉलिक्यूल मिलते हैं 3B से
और ये प्रोडक्ट जो बनता है C+4D बनता है। और आपको ये पहले से बता दिया गया है कि ये इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जिसमें A और B रिएक्टेंट्स हैं और C और D प्रोडक्ट हैं। आपने इनको बैलेंस किया तो एक के साथ जो फैक्टर आया 2, इसको बोलते हैं स्टैकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A। स्टैकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A, ये 3 जो है ये है स्टैकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ B। नहीं लिखा है कुछ तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, 1 हो जाएगा स्टैकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ C एंड 4 हो जाएगा स्टैकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ D। तो रिएक्शन की जो स्टैकियोमेट्री आएगी बेटा वो आएगी 2:3:1:4। ये स्टैकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से स्टैकियोमेट्रिक आ गई इस रिएक्शन की। और अब स्टैकियोमेट्रिक रेशियो का क्या मतलब है? ये 2:3:1:4 का क्या मीनिंग है, यही हमको समझना है। आपको ध्यान रखना है कि जो कुछ ये बात हम कर रहे हैं पहले से हमको पता है कि ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है और उस समय ये नंबर के साथ आप ये आगे के ऑपरेशन, आगे की एक्टिविटी करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर आपने 2 मॉलिक्यूल A के लिए तो 2 मॉलिक्यूल A के रिएक्ट करने के लिए आपको 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ B चाहिए। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ A जब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ B से रिएक्ट करेंगे तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ C बनेगा और 4 मॉलिक्यूल ऑफ D बनेगा। मतलब कि ये रिएक्शन अब जब भी होगी तो हमेशा 2:3:1:4 के पैटर्न पे चलेगी। और ये रेशियो किसका हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स का। ठीक, तो हमने पहली चीज इंटरप्रेट की कि अगर कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो ये रिएक्शन जो रिएक्टिंग स्पीसीज है, रिएक्टेंट्स हैं, उनके स्टैकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और प्रोडक्ट के स्टैकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में प्रोसीड होती है। हमेशा ये रिएक्शन इसी रेशियो में होगी। अगर इसके 2 खर्च होंगे 2 मॉलिक्यूल तो इसके 3 मॉलिक्यूल खर्च हो जाएंगे, कोई इक्वट नहीं है। इसके 2 खर्च हुए, इसके 3 खर्च हुए तो C के 1 मॉलिक्यूल बन जाएंगे और D के 4 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अगर हमको D के 8 मॉलिक्यूल चाहिए तो हमें
बी के 6 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे और ए के 4 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है कि अब रिएक्शन हमेशा इसी रेशियो में चलेगी। अच्छा, सपोज करो कि ये रेशियो है ना बेटा, तो रेशियो में किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करें या किसी नंबर से डिवाइड कर दें तो रेशियो में फर्क नहीं होता है। तो इन सब को अगर हम n0 या na जो अवोगाड्रो नंबर होता है, वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2na मॉलिक्यूल। ये हो जाएगा 3na मॉलिक्यूल। सी के हो जाएंगे 1na मॉलिक्यूल और डी के हो जाएंगे 4na मॉलिक्यूल। आपने क्या किया, सिंपली इस रेशियो में जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है इसमें Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो रेशियो अब भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन Na मॉलिक्यूल 1 मोल मॉलिक्यूल को बोलते हैं, तो 2Na मॉलिक्यूल इसके 2 मोल मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ये 3 मोल्स मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। सी के 1 मोल मॉलिक्यूल हो जाएंगे और डी के 4 मोल मॉलिक्यूल हो जाएंगे। और इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने ए के 2 मोल यूज किए, खर्च किए, तो बी के 3 मोल खर्च हो जाएंगे, इसमें कोई बट नहीं है। 1 मोल सी का बन जाएगा और 4 मोल डी का बन जाएगा। यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो जो आपने 2:3:1:4 मॉलिक्यूल पे अप्लाई किया था, सेम रेशियो मोल्स पे भी अप्लाई हो जाएगा। मोल्स पे भी अप्लाई होगा। आप चाहे जैसे बोलें कि इसके 2 मॉलिक्यूल, इसके 3 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे तो सी के 1 मॉलिक्यूल और डी के 4 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। या आप कहें कि ए के 2 मोल बी के 3 मोल से रिएक्ट करेंगे तो सी का 1 मोल और डी के 4 मोल बनेंगे। मतलब स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो जो था वो मॉलिक्यूल पे भी अप्लाई होगा और नंबर ऑफ मोल्स पे भी अप्लाई होगा। अब सपोज करो कि ये गैसियस स्पीसीज है, सबके सब गैसियस। ध्यान रखना, ये तीसरी बात जो हम लोग करने जा रहे हैं ये तभी एप्लीकेबल है जब ये सबके सब गैसियस स्पीसीज है। गैसियस स्पीसीज के लिए हमने पढ़ा था Pv = nRT, जिसको हम लोग बोलते थे आइडियल गैस इक्वेशन। और इस आइडियल गैस इक्वेशन में R क्या है बेटा? R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट है। टेम्परेचर को आप कांस्टेंट कर दो और P प्रेशर को भी कांस्टेंट कर दो। मतलब ये रिएक्शन जहाँ भी हो रही होगी एक क्लोज कंटेनर में कराई जा रही होगी और उस क्लोज कंटेनर का प्रेशर
और टेम्परेचर सभी गैसों के लिए तो सेम ही होगा। अब V उस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, N के। रेशियो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ आप N नंबर आप मोल्स यूज कर रहे थे वहाँ वहाँ उस गैस के लिए आप वॉल्यूम यूज कर सकते हो। तो अगली बात ये हो जाएगी कि दो वॉल्यूम अगर आप A का यूज करते हो तो 3 वॉल्यूम B का यूज होगा, 1 वॉल्यूम C का बन जाएगा और 4 वॉल्यूम D का बन जाएगा। इन सब के लिए शर्त सिर्फ इतना है कि इन सारी गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। जिस टेम्परेचर और प्रेशर पे आपने A को लिया है उसी टेम्परेचर और प्रेशर पे B को भी लेना है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे C को लेना है और सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे गैस D को लेना है। तो गैसियस स्पीशीज के केस में अगर सारी गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो वॉल्यूम पे भी अप्लाई होता है। ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और देख लो, हम जगह कम है तो ऊपर लिख रहे हैं। देखो बेटा, 2 मोल मॉलिक्यूल है, 1 मोल का मास उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। तो अगर इसको हम मास के टर्म में करें, तो ये हो जाएगा 2 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ A, 2 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ A। इसका हो जाएगा 3 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ B, 4 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ C और D के लिए हो जाएगा 4 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ D। तो ये रेशियो मॉलिक्यूलर मास पे भी एप्लीकेबल है। मॉलिक्यूलर मास का रेशियो भी 2:3:1:4 होगा। लेकिन बेटा सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर इस मॉलिक्यूलर मास को हम मास में कन्वर्ट करते हैं तो सबका मॉलिक्यूलर मास अलग आएगा। हर ये स्पीशीज अलग अलग स्पीशीज हैं, A, B, C, D। तो A का मॉलिक्यूलर मास कुछ और होगा, B का मॉलिक्यूलर मास कुछ और होगा, C का मॉलिक्यूलर मास कुछ और होगा, D का मॉलिक्यूलर मास कुछ और होगा। तो 2 इंटू MA ये कोई एक और नंबर आएगा, 3 इंटू MB कोई और नंबर आएगा, 1 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ C ये भी एक डिफरेंट नंबर आएगा और 4 इंटू MD मॉलिक्यूलर मास ऑफ D ये भी एक डिफरेंट नंबर आएगा। तो यहाँ पे जो नंबर आएंगे एक्चुअल में वो 2:3:1:4 के रेशियो में नहीं आएंगे। तो कभी भी आप मास पे स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है। हमने क्या सीखा कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके इक्वेशन को हमने बैलेंस किया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाया, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ एक नंबर आ जाते हैं। इन नंबर को बैलेंस केमिकल स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कहते हैं। और इसी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में
ये रिएक्शन प्रोसीड होती है और ये स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो अप्लाई होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे, नंबर ऑफ मोल पे, अगर स्पीसीज गैसियस है तो वॉल्यूम पे। ये अप्लाई होता है इनके मॉलिक्यूलर मास पे, लेकिन कभी भी अप्लीकेबल नहीं है मास पे। आप ये कतई नहीं बोल सकते कि A के 2 ग्राम B के 3 ग्राम से रिएक्ट करके C के 1 ग्राम और D के 4 ग्राम बनाएंगे। आप ये बोल सकते हो कि A के 2 मॉलिक्यूल B के 3 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे तो C का 1 मॉलिक्यूल और D के 4 मॉलिक्यूल बनेंगे। आप ये भी बोल सकते हो कि A के 2 मोल B के 3 मोल से रिएक्ट करेंगे तो C का 1 मोल बनेगा और D का 4 मोल बनेगा। अगर ये स्पीसीज गैसियस है तो आप बोल सकते हो कि A का 2 वॉल्यूम 2 ml भी हो सकता है, कोई भी सेम यूनिट लीटर में ले रहे हैं तो A का 2 लीटर, B के 3 लीटर, C का 1 लीटर और D का 4 लीटर। ml में ले रहे हैं तो A का 2 ml B के 3 ml से रिएक्ट करेगा तो C के 1 ml और D के 4 ml बनेंगे। लेकिन ml वाली वॉल्यूम वाली बात हमेशा गैसियस स्पीसीज के ऊपर अप्लीकेबल होगा और वो भी तब जब सारे गैसेस की कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर की फिक्स होगी, सेम होगी। फिक्स का मतलब सेम होगी, सबका टेम्परेचर और सबका प्रेशर सेम होगा। लेकिन आप कतई नहीं बोलेंगे कि A के 2 ग्राम B के 3 ग्राम से रिएक्ट करके C का 1 ग्राम और D के 4 ग्राम देंगे। ठीक है बेटा, तो ये मतलब निकला स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री का। जैसे ये तो हाइपोथेटिकल थी रिएक्शन, हम एक रियल रिएक्शन कराएं। जैसे मान लो हम अमोनिया बनाने जा रहे हैं तो अमोनिया बनाने के लिए हमको ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की, ज़रूरत होती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ गया 3। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो मतलब 1 है। तो इस रिएक्शन की रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री आ गई 1:3:2। और इस रेशियो का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होंगे। या आप बोल सकते हो कि 1 मोल नाइट्रोजन गैस 3 मोल्स हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करेगी तो 2 मोल्स अमोनिया बनेगा। सब के सब गैसियस स्पीसीज हैं तो आप बोल सकते हो कि 1 वॉल्यूम लीटर में ले रहे हो तो इसका भी लीटर, 3 वॉल्यूम मतलब 3 लीटर हाइड्रोजन से 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेंगे तो 2 वॉल्यूम अमोनिया बनेगी। ठीक है, बट आप अच्छा मास, मोलर मास पे कि 1 इंटू मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 28 ग्राम।
3 मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, तो 3 इंटू 2 ग्राम, ये रिएक्ट करेंगे तो 2 इंटू मॉलिक्यूलर मास 17, तो मॉलिक्यूलर मास के टर्म में तो रेशियो आ रही है कि नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूलर मास रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूलर मास के बराबर मास से, तो 2 मॉलिक्यूलर मास के बराबर मास अमोनिया बन जाएगी। लेकिन ये रेशियो ग्राम पे एप्लीकेबल नहीं है। देखो कैसे नहीं है, इसका आ जाएगा 28 ग्राम, इसका आ जाएगा 6 ग्राम, ये आ जाएगा 34 ग्राम, और ये ग्राम या मास का रेशियो 1:3:2 के रेशियो में नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, इसी स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से रिएक्शन प्रोसीड करती है, आगे बढ़ती है। 1 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, 1 मोल 3 मोल 2 मोल, 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। ठीक है, बट आप ये कभी नहीं बोलोगे कि 1 ग्राम 3 ग्राम और 2 ग्राम। मतलब जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है ये मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल है, ये मोल्स के लिए भी एप्लीकेबल है, ये गैसियस स्पीशीज के केस में वॉल्यूम के लिए भी एप्लीकेबल है, ये मोलर मास के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन ये मास के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है बेटा, तो अब हर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये कुछ नंबर आएंगे और इन्हीं नंबर के हेल्प से आप जो भी कैलकुलेशंस करने हैं वो कर सकते हैं। जैसे चलो इसी पे जरा आप देखते हैं, अमोनिया है बेटा, आपने रिएक्शन को बैलेंस किया, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो आया 1:3:2। इसका मतलब हुआ कि नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा तो 2 मॉलिक्यूल अमोनिया का बन जाएगा। ठीक है, अब मान लो लिखिए एक बार 1:3:2, और ये रेशियो ध्यान रखना है मॉलिक्यूल पे एप्लीकेबल है, मोल्स पे एप्लीकेबल है, अगर गैसियस स्पीशीज है तो वॉल्यूम पे एप्लीकेबल है, बट कभी भी मास पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब आपको ये बता दिया जाए कि हमें अमोनिया का 10 मोल्स चाहिए, 10 मोल्स आपको रिक्वायरमेंट है अमोनिया की, और आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितना चाहिए, तो आपको इसी स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के हेल्प से और यूनिटरी मेथड के हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो जिसका दिया जाता है उसके हेल्प से जिसका पूछा जाता है उसका कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास 10 मोल अमोनिया है और पूछा गया कि हाइड्रोजन कितना मोल चाहिए और नाइट्रोजन कितना मोल चाहिए, तो इसके लिए यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। जो दिया गया है उससे शुरुआत करेंगे, तो शुरुआत क्या हो गया कि 2 अमोनिया है, 2 अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए 3 मोल्स,
हाइड्रोजन चाहिए। यूनिटरी मेथड का मतलब फिर 1 मोल के लिए 1 मोल अमोनिया के लिए, 2 मोल के लिए 3, तो 1 मोल के लिए 3/2 मोल्स। ठीक है, हाइड्रोजन। अब कितने मोल्स के लिए आपको निकालना है, तो 10 मोल के लिए 10 मोल कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 10 मोल्स, यानी कि 15 मोल्स हाइड्रोजन चाहिए। आंसर। अगर आपको नाइट्रोजन का निकालना है तो फिर से नाइट्रोजन का शुरू करेंगे। आपको शुरू किससे करना है, जिसका दिया गया है 2 मोल्स अमोनिया के लिए। हाइड्रोजन कितनी चाहिए, नाइट्रोजन कितनी चाहिए बेटा, 1 मोल। 1 मोल नाइट्रोजन चाहिए। यूनिटरी मेथड, तो 1 मोल के लिए पहले कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा, 1/2 मोल्स नाइट्रोजन। अब हमें 10 मोल्स के लिए करना है, तो 1/2 इंटू 10 यानी कि आ जाएगा 5 मोल्स नाइट्रोजन। ठीक है, तो आपने आंसर ये निकाला कि अगर हमको 10 मोल अमोनिया बनानी है तो 15 मोल नाइट्रोजन चाहिए, 5 मोल नाइट्रोजन चाहिए, 15 मोल हाइड्रोजन चाहिए, और फिर ये कैलकुलेट करो तो देखो ये रेशियो सेम वही आ जाता है, 1:3:2। 5 डिवाइड कर दो तो 1, 3 और 2। समझ में आ रहा है? तो एक बार आपने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया और इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आए हैं, इन्हीं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में रिएक्शन को कराना है, और ये रेशियो अप्लीकेबल होगा मोल्स के ऊपर, मॉलिक्यूल्स के ऊपर, गैसियस के केस में वॉल्यूम के ऊपर, कभी भी अप्लीकेबल नहीं होगा मास के ऊपर। ठीक है, और स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के हेल्प से आपसे अब इसमें जो कुछ पूछा जाएगा आप बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? क्योंकि आपको पता है कि इसका 1 मोल खर्च होगा तो इसका 3 मोल खर्च होगा, इसके 2 मोल खर्च हो बन जाएंगे। तो इसके एक पर्टिकुलर मोल बनाने के लिए इनकी रिक्वायरमेंट आप यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और यही काम हमको करना है। लेकिन अब आगे का काम हम एक बार में ना करके 3 स्टेप में या 3 केस में अलग अलग करेंगे, 3 तरीके से। मतलब जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन अब हम लोग करने जा रहे हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, इसको हम लोग केस 1, केस 2 और केस 3 ये 3 अलग अलग केस करके देखेंगे। पहला केस, व्हेन ओनली 1 रिएक्टेंट इज प्रेजेंट। ऐसी रिएक्शन के लिए जिसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट दिया है, जैसे मान लो KClO3, इसको हीट करते हैं तो KCl प्लस O2 बनता है। इस रिएक्शन में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है। तो पहला केस,
ऐसी रिएक्शन के लिए हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होता है। दूसरा, व्हेन मोर देन वन रिएक्टेंट आर present but their amount is in stoichiometric ratio। इसका क्या मतलब हुआ कि रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे, जैसे हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव्स अमोनिया, बैलेंस किया 2 3, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन की स्टोइकियोमेट्री आई 3:1:2, और जो रिएक्टेंट का अमाउंट दिया होगा इनके मॉलिक्यूल्स या मोल्स या वॉल्यूम का जो गिवन अमाउंट रेशियो होगा वो भी 3:1:2 में होगा। मतलब इसके अगर 3 मोल दिए होंगे तो इसके 1 मोल दिए होंगे, इसके 6 मोल दिए होंगे तो इसके 2 मोल दिए होंगे, इसके 30 मोल हैं तो इसके 1। इनके अमाउंट जो क्वेश्चन में दिए गए हैं वो 3:1 के रेशियो में दिए गए हैं। और थर्ड केस हो जाएगा व्हेन मोर देन वन reactants are present but their amount is not in stoichiometric ratio। इसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है लेकिन इनका अमाउंट जो क्वेश्चन में दिया होगा वो 3:1 के रेशियो में ना होके किसी भी रेशियो में हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 बेसिक चीज़ें, बेसिक केस हमको पढ़ने हैं। पहला, जब क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होगा। दूसरा, क्वेश्चन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे लेकिन उन रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के बराबर होगा। और तीसरा, जब एक से ज़्यादा स्पीसीज होंगे रिएक्टिंग स्पीसीज लेकिन अमाउंट स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में नहीं होगा। ठीक है, तो एक एक करके हमको तीनों को पढ़ना है। और ये पहला केस हमारा जो बनेगा वो बनेगा फर्स्ट केस, केस 1, व्हेन ओनली वन reactant is present in reaction। सिर्फ एक ही रिएक्टेंट प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, और इसके आगे बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।